हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैकेंसी लवर। दोस्तों, आज से मैं यूपीएसआई के लिए मूल विधि का पहली क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है दोस्तों, जिसमें कि आपको आज का चैप्टर नंबर पहला है, क्योंकि मैंने कल ही आपको इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी हमारी, जिसको अगर आपने देखा होगा तो आज अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आईपीसी सीआरपीसी से संबंधित जो भी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करूंगा, और दोस्तों उनके साथ ही आपके जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उनको डिस्कस करता चलूँगा, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1862 से आईपीसी लागू हुई। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो कि सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है दोस्तों, और इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि भारत 12 समुद्री मील के आसपास में अपना सब कुछ मतलब अधिकार अपना जता सकता है। और अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ होता है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेंसरिया से तात्पर्य है। दोस्तों आपको आप ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। मेंसरिया से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये मेंसरिया थोड़ा अपना हिंदी का शब्द नहीं है, और मेंसरिया का तात्पर्य होता है दुराशय। ठीक है दोस्तों, मेंसरिया आपको पता होगा कि अपराध के 4 तत्व होते हैं। एक तो मानवकृत होना चाहिए, और आपराधिक मनस्थित होनी चाहिए, या फिर दुराशय। और दुराशय को इंग्लिश में मेंसरिया कहते हैं। और आपराधिक कृत्य तथा ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव को कुछ कोई ना कोई क्षति होनी चाहिए। तो दोस्तों हम पाँचवें नंबर क्वेश्चन में इसका डिटेल से देखेंगे। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं। दोस्तों आपको बताना है कि अपराध के मूलभूत तत्व इनमें से कौन कौन से हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसका आपका इंसान द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी सही है। और आपराधिक इरादा भी होना चाहिए, और कोई अवैध कार्य या चूक कोई मतलब कोई अवैध कार्य होना चाहिए, और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा तथा संपत्ति को चोट भी पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों आपके ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि PQRS सभी सही हैं अपराध करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किस देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। दोस्तों आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका इसमें सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, ये सिंगापुर से भी ली गई है, और ब्रुनोई और श्रीलंका तीनों पर आधारित है। दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, यूपीएसआई की परीक्षा में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द किस चीज़ का द्योतक है। दोस्तों आपको बताना है कि स्त्री, भारतीय दंड संहिता को स्त्री से क्या मतलब है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। दोस्तों स्त्री का शब्द मतलब है कि कोई भी मतलब किसी भी आयु की होनी चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर बच्ची से लेकर बूढ़ी तक उसको स्त्री ही बोला जाएगा आईपीसी में। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया जन्मजात वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को आप स्त्री बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत को किस धारा में परिभाषित किया गया है। दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया आईपीसी में। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है,
तो उसे किस इरादे से कहा जाता है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेईमानी करता है वो। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी चीज़ को गलत इरादे से हानि पहुंचाना, तो ये तो सर बेईमानी हो गई ना। और ये धारा 24 के अनुसार बेईमानी को परिभाषित किया गया है। धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 34। दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपके टोटल आईपीसी सीआरपीसी को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी में आपको पूरा बर्डन बता दे रहा हूँ। और दोस्तों आपको यही चीज़ बार बार रटनी है और समझने का प्रयास भी करना है। और आई होप कि आपके पेपर में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की है कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। और चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध बात है। दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आईपीसी की धारा 34 जो जो कि बारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर के नाम की ये याचिका थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपराध की परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 की धारा 3 में दोस्तों अपराध की परिभाषा दी गई है आपकी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1872 का जो अधिनियम था, उसकी धारा 3 में अपराध की परिभाषा दी गई है। दोस्तों आप चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? दोस्तों आपको बताना है कि स्थानीय विधि इसमें कहाँ पर लागू होती है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर ही लागू होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत के किसी विशिष्ट भाग पर स्थानीय विधि लागू होती है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? दोस्तों आपको बताना है कि धारा 53 आपकी किस विषय के संबंध में है। तो आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड। ठीक है दोस्तों, आईपीसी की धारा 53 से दंड से संबंधित है। और दंड 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास। पहला हो गया आपका मृत्यु दंड, दूसरा होगा आजीवन कारावास, तीसरा हो जाता है कठोर या सादा कारावास, चौथा हो जाता है संपत्ति का मतलब हरण कर लेना, और पांचवा हो जाता है आर्थिक दंड। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है, और पांचों मैंने आपको बता दिए हैं। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था। ठीक है दोस्तों, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? दोस्तों आपको इसमें बताना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और राम ने एक अपराध किया जिसके लिए उसे सिर्फ 40 रुपये जुर्माना देना था, लेकिन वह जुर्माना नहीं दे सका, और जिसके लिए उसको फिर से पेनाल्टी लगाई गई। और आपको ये बताना है कि अब उसको कितने महीने के लिए कैद किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको 2 महीने तक कैद किया जा सकता है सिर्फ 40 रुपये के लिए। तो दोस्तों क्योंकि न्यायालय में फैसला ज़रूरी होता है, इसलिए 40 रुपये कुछ मायने नहीं रखते हैं, लेकिन आपके 2 साल की या 2 महीने के लिए आपको कैद किया जा सकता है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? तो आपको बताना है इसमें। पहला निष्कर्ष हमारा है, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है, जब ए जेड को मार रहा है तो बाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर बाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और बाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है दोनों गलत है। आपको मतलब छांटने हैं कौन सा सही है।
ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो ये एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, तो आईपीसी की धारा 71 में यह प्रावधान है कि कोई एक छड़ी को मारे या 50 बार छड़ी मारे, सज़ा एक की तरह की होगी, अर्थात एक को 1 वर्ष की सज़ा होगी, ना कि 50 वर्ष का कारावास। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लो आप किसी की मृत्यु कर देते हैं बाय द यूजिंग ऑफ, मतलब आपके पास राइफल थी और आपने किसी को गोली मार दी। ठीक है दोस्तों। तो आपने अगर मान लो एक गोली मारी और एक ही में वो मर गया, और उसके बाद आपने 50 गोली और मार दी उसके, तो दोस्तों आपको सज़ा उतनी ही होगी, मतलब ये आपको मृत्यु मृत्यु आपने उसको मृत्यु कारित किया है, मतलब आपको हत्या का आरोप लगेगा, ना कि 50 बार हत्या का आरोप लगेगा, एक ही बार लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो यही मतलब इसमें होता है। तो अगर वो छड़ी से मारता है तो उसको सज़ा एक ही बार मिलेगी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका मिस हो गया है, जिसमें कि आपको केवल दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, आपका सिर्फ स्टेटमेंट दूसरा सही है, पहला गलत है। 50 वर्ष का कारावास नहीं होगा, सिर्फ 1 ही साल का होगा। ठीक है दोस्तों। और अब चलते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। एक जल्लाद को मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। दोस्तों क्योंकि एक जल्लाद है जो कि वो भी किसी ना किसी की हत्या करता है, तो मतलब उसको आपराधिक दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है। आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बताना है। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आईपीसी की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंधित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए अपराध नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें जल्लाद क्या होता है कि वो न्यायालय को जो भी ऑर्डर आता है कोर्ट का, उसको मतलब कार्यान्वयन में लाता है, इसलिए उसको सज़ा नहीं होती है और उसको मतलब हत्या का आरोप उसको नहीं लगता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 78। ठीक है दोस्तों। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आपका वो निष्कर्ष नंबर पहला पढ़ना है। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आप ये मत समझिए कि मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो पेपर में आता है मैं वही कराता हूँ, आपको इजुल फिजुल की चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। और आपको इसमें देखना है कि आपका स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है। 1 ये कह रहा है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन यह बच्चा ए को ज़ोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों आप दूसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ना है कि उन्हें पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया है, और उस नशीली पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप किसी को अगर नशीला पदार्थ खिला देंगे और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपको पता नहीं था। और इसमें पहला वाला भी सही हो जाएगा और दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा बात उन्मुक्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। दोस्तों आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकनॉटन का बाद। ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईपीसी की धारा 85 में। दोस्तों आपकी धारा 85 में ये दिया गया है कि अनैच्छिक मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व से बचाव का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाता है, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। और आपका स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाता है, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्योंकि हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो दोस्तों आप चाहे
मतलब नशीला पदार्थ लेकर हत्या करें या फिर आप अपने शुद्ध मूड में हत्या करें, दोस्तों वो हत्या हत्या ही होती है। और दोस्तों आपको इस चीज़ की जानकारी होगी दोस्तों, इसमें दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको 23 का आंसर देना है। दुष्प्रेरण का अधिकार वो दुष्प्रेरण का अपराध किसमें किया जा सकता है? दोस्तों इसमें आपका षड्यंत्र सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आपका इसमें भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो दोस्तों आपको इसमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं यूपीएससी परीक्षा जो कि आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है, जो कि आपके संभावित प्रश्न है उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो दोस्तों इसलिए आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप दोस्तों आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा आपका सही है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो दोस्तों आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। दोस्तों आपका 120 बी हो जाएगा इसमें सही, धारा 120 बी। ठीक है दोस्तों, आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120 बी लगती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? दोस्तों आपको बताना है कि किस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। दोस्तों आपको इसमें दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। और आपका स्टेटमेंट नंबर बी हो जाएगा 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जाए। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से इसमें आपके विकल्प सही हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जरूर कराता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो सकता है क्वेश्चन भैया आपका सेम आ जाए। और दोस्तों ऐसा कई बार हुआ भी है, इसलिए दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों आपका इसका 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिर्फ आपका बी ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए। दोस्तों मानहानि के लिए कौन सा अपराध लगेगा आपका राज्य के अंतर्गत? तो आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के काम में राजद्रोह को परिभाषित करती है। तो दोस्तों आपका ये मतलब आपको राजद्रोह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने राज्य के लिए नफरत और मानहानि फैलाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो विधि विरुद्ध जमाव होता है उसके लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। दोस्तों आईपीसी की धारा 141 में ये दिया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कम से कम 5 लोग तो होनी चाहिए या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। अब दोस्तों आपको 29 नंबर का आप आंसर देना है। दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं। आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी कोई गैरकानूनी जनसमूह या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य क्या उसका मतलब किसका अपराधी होता है? तो दोस्तों ये आपका 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको बलवा कहते हैं। दोस्तों आपको बलवा को इसमें परिभाषित किया जाता है, मतलब आईपीसी की द्वारा विधि विरुद्ध जमाव करना या फिर हिंसा करना। अगर मान लो कहीं पर आप कोई भी समूह में आप जाते हैं उसके बाद हिंसा करते हैं तो उसको बलवा बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है?
दोस्तों आपका इसका बलवा के लिए आपको लगता है 2 वर्ष का आपको मतलब कारावास किया जा सकता है, 2 वर्ष की जेल भी हो सकती है। इसलिए आप समूह में कहीं भी दंगा वगैरह ना करें। और 31 नंबर क्वेश्चन कहा आप देख लेते हैं। दोस्तों सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? दोस्तों इसके लिए आपको 31 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 5 लोग तो होने ही चाहिए सामान्य उद्देश्य को बढ़ाने के लिए। और 32 नंबर आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्न किस धारा में किया गया है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 153 का खा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 खा में वर्णित है। जबकि 153 का में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य तथा धारा 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व को उल्लेख है जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। तो दोस्तों आपका 153 खा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? दोस्तों इसका आपको दंगा को बताना है कि कौन सी धारा आपको परिभाषित करेगी। अगर आप दंगा के बारे में कौन सी धारा लगेगी, धारा 159 हो जाएगी। दंगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया है। जबकि धारा 160 में दंगा के लिए दंड धारा 161 खत्म हो चुका है और धारा 148 में घातक युद्ध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, इसके अंतर्गत कौन सी धारा लगेगी? दोस्तों कोई भी मान लो लोक सेवक है, अगर उसके तुम कार्य में अगर बाधा डालते हो तो आपको कौन सी धारा लगेगी ये बतानी है आपको। तो आपको लगेगी 186 आईपीसी की धारा 186 आपको लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध है अब परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की, यानी कि आईपीसी की किस धारा में मिथ्या साक्ष्य को परिभाषित किया गया है? तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धारा 191। ठीक है दोस्तों, और मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है। जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, और 192 में 191 में तो मिथ्या साक्ष्य के बारे में दिया गया है और 192 में मिथ्या साक्ष्य को गणना के मतलब मिथ्या साक्ष्य इकट्ठे करना के बारे में दिया गया है। और आप 36 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? तो दोस्तों आपका इसका 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 14 इसमें इसी से संबंधित है, वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने से। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है तो अध्याय 14 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। और अध्याय आपका जो 17 नंबर है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 37 नंबर, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? क्योंकि दोस्तों आपको मान लो किसी का बलात्कार होता है तो दोस्तों उसको मतलब उसका नाम और पता उसका उजागर करना ये भी एक अपराध है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 228 के का में ये चीज़ परिभाषित की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस बात में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? दोस्तों हत्या और आपराधिक मानववध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसको किस में परिभाषित किया गया है? और दोस्तों आपको इसमें बता दें कि रेग बनाम गोविंदा के जो भी आपकी याचिका थी उसमें परिभाषित किया गया है। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख बात है। दोस्तों आपको हो सकता है ये क्वेश्चन कट रहा हो ऊपर से, तो दोस्तों कोई बात नहीं, फिर भी हम देखेंगे इसको।
गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मृत्युदंड विरले में विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, अभी निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 330 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो पीए, इमामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है दोस्तों, बिरले। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर ए नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिठू बनाम पंजाब राज्य। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मिठू बनाम पंजाब राज्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 42, आईपीसी की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है। दोस्तों आपको दहेज के बारे में बताना है, कौन सी धारा लगेगी। तो दोस्तों आपको 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 304 का खा। ठीक है दोस्तों, और बात आईपीसी धारा 304 खा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हो जाती है, यह दर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी दहेज के बारे में इसमें बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईपीसी की धाराएं 359, 374 किन नृत्यों से संबंधित हैं, मतलब किस टाइप के कृत्यों से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है धारा 359 और 374। तो आपको इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा, हत्या का प्रयास। ठीक है दोस्तों, ये जो भी आपके अपराध 359 से स्टार्ट होते हैं 374 तक, वो हत्या के प्रयास से ही संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आईपीसी की किस धारा में फिरौती के लिए बेहरण का उपबंध है। दोस्तों आपका फिरौती को किस में दर्शाया गया है। दोस्तों फिरौती को इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग। ठीक है दोस्तों, और ये धारा 364 में इसको परिभाषित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 45 क्वेश्चन पर। तो निम्न बातों में से किस बात में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46 क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। दोस्तों आपको चोरी के लिए कौन सी धारा परिभाषित की गई है भारतीय दंड संहिता को। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 378 हो जाएगा, यानी कि धारा नंबर 378, और जो कि आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। आईपीसी में लूट परिभाषित है, लूट को किस में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है लूट का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है, और धारा 378 में चोरी, धारा 383 में उद्यापन और धारा 391 में डकैती का अपराध परिभाषित है। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा धारा 390। चलते हैं 48 क्वेश्चन पर। डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। दोस्तों आपको डकैती के लिए क्या आवश्यक है, आपका हो जाएगा चोरी या उद्यापन। मतलब डकैती कहीं भी आप डालने जाते हैं तो कम से कम वहाँ पर चोरी तो होनी चाहिए। अब चलते हैं, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, और श्याम ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको कोई मारने आता है तो आपको भी ये अधिकार है खुद को बचाने का। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 97। ठीक है, जो कि आपकी प्रतिरक्षा के लिए है। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आपको आत्मरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपको मारता है तो दोस्तों आपको आत्मरक्षा का अधिकार वहाँ पर आपका निलंबित हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आईपीसी और सीआरपीसी से आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं आपके लिए छांट कर लाया था। दोस्तों इसमें कुछ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और कुछ जो भी संभावित क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर
अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।